प्रिय विद्यार्थियों, महेंद्र का अभिवादन स्वीकार करें। आपका हार्दिक स्वागत है कि हमारे द्वारा दिए जा रहे जो व्याख्यान हैं उनको आप पढ़ें, समझें और कोई भी ऐसी समस्या आपको लगती है तो इस पर हमसे पूछ सकते हैं। उसको सॉल्व करें कमेंट के माध्यम से, टिप्पणी करके, और इसके साथ साथ अन्य पुस्तकों का अध्ययन करते रहें, जो भी नोट्स उपलब्ध हों उनके माध्यम से, क्योंकि ये जो व्याख्यान हैं इनको हम संकेत के माध्यम से बालक के एक उस मार्ग को प्रशस्त करते हैं कि वह पढ़ने के लिए उद्यत हो, पढ़ने के लिए जागृति लाए, उसके प्रति आत्मरुचि हो और अकादमिक परीक्षाओं में एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना इस तरह का परफॉर्मेंस अदा करे कि जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो हम ने पिछले जो व्याख्यान में तिलक के राष्ट्रवाद के बारे में जो विचार व्यक्त किए, उसी श्रृंखला में आज हम तिलक के जो मुख्य लक्ष्य को धारण किए, उनका जो वैचारिक दृष्टिकोण था जिसको हम स्वराज्य का नाम देते हैं, वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वह विश्व समाज में आज भी इतना आदर्श योग्य है एवं एक देश के व्यक्तित्व को या देश के एक भावी चरित्र को विकसित करने के लिए उन परिस्थितियों में जो कि तिलक ने उनको अनुभव किया, उसके आधार पर स्वराज्य क्या चीज़ है, स्वराज्य क्या तत्व है, तो ये दर्द वही जान सकता है जिसने तत्कालीन परिस्थितियों में इसको भोगा था, इसको अनुभव में लिया था और उन कष्टों को सहन किया था कि हम देश में रह रहे हैं अपने और साम्राज्यवाद हमारे ऊपर आधिपत्य जमाए हुए है, विदेशी आक्रांतकारी विदेशी साम्राज्यवाद वाले। तो उनको जो भी अनुभव के रूप में देखा, उसके आधार पर स्वराज्य का जो दृष्टिकोण है वह तिलक का विश्व पैमाने पर सबसे उच्च स्तर का है। तिलक का जो स्वराज्य है वह भारतीय दर्शन का बहुत बड़ा अध्ययन बिंदु है और एक आधारभूत सिद्धांत भी है, जिसका आधारभूत जो तत्व है वह स्वराज्य तो है ही, लेकिन जब गूढ़ अर्थ में देखते हैं तो वह मूल रूप से धर्म राज्य का भाव अपने आप में समाहित किए हुए है। इसका अभिप्राय है राजनीतिक व्यवस्था से, जो कि एक ऐसे उद्देश्य पर आधारित हो जो धर्म के द्वारा रक्षित हो, धर्म के द्वारा पोषित हो। वह स्वराज्य अपने आप में एक बहुत ही आवश्यक स्थिति को उत्पन्न करता है। इस तरह से स्वराज्य तिलक के लिए एक नैतिक आवश्यकता बन गई, प्रत्येक भारतीय का धर्म अथवा कर्तव्य था। इसलिए उन्होंने घोषित किया था अपने शब्दों में कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। स्वराज इज अवर बर्थ राइट एंड वी विल हैव इट। ये जो वाक्यांश है अपने आप में एक उनके द्वारा की गई टिप्पणी है, उनके हृदय के वाक्य हैं। ये अपने आप में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, प्रत्येक भारतीय के लिए स्मृति में लाने योग्य हैं और ये अधिकतम सभी को याद भी रहता है। बड़ा ही यूनिक है, अपने आप में विशेषता रखता है। तो इसको हमें समझने के लिए तुलनात्मक रूप से दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदारवादी नेताओं की स्वराज्य संबंधी जो धारणा थी, वो उदारवादी नेता स्वराज की मांग ब्रिटिश नागरिक होने के नाते ब्रिटिश उपनिवेशों के नमूने पर काम करते थे। उन्होंने अपनी प्रेरणा ब्रिटिश इतिहास तथा संस्थाओं से प्राप्त की थी। इस प्रकार उनकी स्वराज्य की धारणा भारतीय संस्कृति का परिणाम। तिलक का जो स्वराज्य है वह ईश्वरीय गुण है।
विदेशी साम्राज्यवाद राष्ट्र की आत्मा का ही हनन कर देता है, इसलिए उन्होंने विदेशी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष और भारत के लिए स्वराज्य की घोषणा की। जॉन स्टुअर्ट मिल ने राष्ट्रीयता की जो परिभाषा दी थी, तिलक उससे सहमत थे। सन 1919 तथा 1920 में उन्होंने विल्सन की आत्मनिर्णय की धारणा को स्वीकार करते हुए भारत में इसके व्यवहारिक प्रयोग की मांग की थी। वस्तुतः तिलक का राष्ट्रवादी दर्शन आत्मा की सर्वोच्चता के वैदांतिक आदर्श और मेजनी, बर्क, मिल तथा विल्सन की धारणाओं का समन्वय था। इस समन्वय को तिलक ने स्वराज्य शब्द का अभिव्यक्तिकरण किया। अब हम देखते हैं तिलक का जो स्वराज्य है वो आशय की दृष्टि से क्या भाव रखता है। देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता की ऐसी स्थिति का निर्माण करना जिसमें ब्रिटिश सम्राट के लिए कोई भी स्थान नहीं हो सकता। लेकिन 1916 में उन्होंने स्वराज्य की अपनी धारणा को तत्कालीन परिस्थितियों में अधिक समयानुकूल और व्यवहारिक बना लिया। होम रूल आंदोलन के अंतर्गत 31 मई 1916 को अहमदनगर में स्वराज्य पर अपने पहले भाषण में उन्होंने स्पष्ट किया, स्वराज्य से अभिप्राय केवल यह है कि भारत के आंतरिक मामलों का संचालन और प्रबंध भारतवासियों के हाथों में होना। हम ब्रिटेन के राजा सम्राट को बनाए रखने में विश्वास करते हैं। तो ये विचार उनके बड़े ही क्रांतिकारी दृष्टिकोण वाले हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज्य का व्यवहारिक सुझाव उन्होंने दिया। स्वराज्य की मांग को राजद्रोह से अलग किया जा सके और देश की जनता को स्वराज्य के लिए संगठित किया जा सके। वे जानते थे कि स्वराज्य का संदेश प्रसारित करने के लिए उनका जेल से बाहर रहना आवश्यक था। इस तरह से तिलक का विश्वास था कि राज्य का अस्तित्व जनगण के कल्याण और सुख के लिए होता है। इस आधार पर स्वराज्य का आशय उन्होंने निश्चित किया। अंतिम सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए। उनके स्वराज्य का मूल परम उद्देश्य ये था कि जो अंतिम सत्ता है वो जनता के हाथ में, जनता भारत की होनी चाहिए, यानी संपूर्ण सत्ता का जो अधिग्रहण है वह भारत के हाथ में होना चाहिए। इस संबंध में टीवी पार्वते ने अपनी बाल गंगाधर तिलक नामक पुस्तक में लिखा है, तिलक के नाम के साथ जो विविध सम्मानित संबोधन जोड़े जाते हैं उनमें लोकतांत्रिक स्वराज्य के प्रतिपादक अवश्य ही जुड़ जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि स्वराज्य की तिलक की धारणा मुख्यतः शासन चलाने वाले व्यक्तियों से नहीं बल्कि शासन के मूल प्रयोजनों से अधिक संबंधित है। तो इस प्रकार तिलक का जो स्वराज्य का तार्किक तत्व था वह अपने आप में सबसे अलग स्थान रखता है। तिलक ने जब अर्धचेतन अवस्था में मृत्युशैया पर पड़े थे तब भी उनके अंतिम शब्द थे, यदि स्वराज्य न मिला तो भारत समृद्ध नहीं हो सकता, स्वराज्य हमारे अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। यानी इस स्वराज्य की वैचारिक भावना को उन्होंने कंपलसरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया प्रत्येक भारतीय या भारत की समृद्धि के लिए। ये उनकी अंतिम इच्छा के आधार पर दिए गए वाक्य थे और उन्होंने इसको आगे चल करके और भी हम विचारों में स्पष्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं जिस स्वराज्य की मांग कर रहा हूँ वह केवल हिंदुओं के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए अथवा किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होगा, यानी यह संपूर्ण भारतवर्ष के लिए होगा। भारतीय जनता की समस्याओं के हल करने की एक औषधि है वास्तविक सत्ता। ये औषधि हमें प्राप्त हो जाएगी तब यदि हम आपस में कोई मतभेद हमें अगर होते हैं तो हम उन्हें स्वयं सुलझाने में समर्थ होंगे। अपने विवादों को स्वयं हल करने की हम शक्ति चाहते हैं। सीवाई चिंतामणि ने इंडियन पॉलिटिक्स सिंस द म्यूटनी नामक पुस्तक में लिखा है, स्वतंत्रता प्राप्ति उनके जीवन का चरम लक्ष्य था और अपने समकालीन राजनीतिज्ञों में उन्होंने इसके लिए सबसे अधिक कष्ट सहन किए। फिर है इसमें देखते हैं हम अंग्रेज़ों की जो न्यायिक
प्रक्रिया थी और उदारवादी विचारधारा में उनका, जहाँ उदारवादियों की विश्वास की भावना थी, वहीं पर उसके सही विपरीत तिलक का जो भाव था वह अंग्रेजों की न्यायप्रियता एवं उनके कार्य करने की शैली में पूर्णतः अविश्वास था। देखिए, उदारवादियों का जो विश्वास का भाव था वह अंग्रेजों में उस दृष्टिकोण को सिद्ध करता है जो उदारवादी प्रबल पक्ष के थे। ये उग्र स्वभाव के, इस तरह की प्रकृति के थे जो तुरंत हम स्वराज्य की आवश्यकता को अनिवार्य रूप से महसूस करते हैं और हमें मिलना चाहिए। इन्होंने अविश्वास पूरी तरह से अंग्रेजों की जो शैली थी उसमें जताया, दिखाया, स्पष्ट किया सभी के सामने उसको। साम्राज्यवादी जो शक्ति अंग्रेजों के द्वारा संचालित की जा रही थी वह शासन हमें स्वीकार नहीं है, अमान्य है, ये अवैध है। हमें राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक शोषण से मुक्त होना इसी के आधार पर निश्चित होगा कि अंग्रेजों से हम किस तरह निजात पाएं। इसलिए हम उनके सारे कार्यों में अविश्वास जाहिर करते हैं। अनुनय, अनुग्रह, प्रतिनिधिमंडल, इन सब चीज़ों में उनका किसी प्रकार से विश्वास नहीं था। तो इस तरह से इनके विचारों को स्पष्ट हमने यहाँ किया। बाकी का अधिक अध्ययन के लिए पुस्तकों के माध्यम से उनका सहारा लेकर के हम व्यक्तिगत नोट्स भी बनाने के लिए आपको सुझाव दे रहे हैं कि आपको इस तरह से इनको समेकित करके और अपने खुद की बनाई हुई लिपि में हिंदी के सही शब्दों का संचयन करके और अच्छे नोट्सों का आप एक इस तरह का दस्तावेज बनाएं जो आपके लिए काम आए। धन्यवाद।